मौजूदा समय में सिर्फ और सिर्फ मुकाबला भाजपा से है और पूरे भारत में इंडिया गठबंधन का मुकाबला भाजपा से है। कोई भी अगर तीसरा व्यक्ति या तीसरा दल अगर आता है तो निश्चित रूप से वह कहीं ना कहीं भाजपा का सहयोग कर रहा है। वर्तमान में सुनने में आया है कि यहाँ पर भी एक प्रत्याशी अपने आप को शुरुआती दौर में गठबंधन का प्रत्याशी बनकर आया है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं ये अपील भी करता हूँ कि वह जनता के बीच में जाए। जैसे मैं जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हूँ, समाजवादी पार्टी से हमें सिम्बल मिली है। वो भी जाए और अपने दल की बात करे, वो कहे कि मैं अपने दल से आया हूँ और हमारे इस दल की ये नीतियाँ हैं और सीधा मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आप सांसद संजय सिंह जी ने एक आरोप लगाया है जेल से छूटने के बाद। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को शराब कांड का मुख्य कारण बताया है, क्या कहेंगे आप? आज की तारीख में मुकदमा उनका प्रचलित है। बहुत सारी लीगलिटीज़ को मैं जानता नहीं, तो इस पर कोई भी टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। जैसा अब यदि आप यहाँ से सांसद बन जाते हैं तो हमारे नगीना लोकसभा क्षेत्र के लिए क्या क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? सर्वप्रथम जो प्राथमिकता है वो नगीना को जिले के रूप में बनवाना मेरा प्रथम लक्ष्य है। दूसरी प्राथमिकता है मेडिकल कॉलेज की। तीसरी प्राथमिकता बिजनौर में मैंने पाया कि एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, दुर्घटना से बहुत लोगों की मृत्यु होती है। औसतन और जिलों की अपेक्षा शायद जनपद बिजनौर में ज़्यादा है, उसके लिए मुकम्मल उपाय। तीसरी ज्योति जो हुई वो तकनीकी रूप से शिक्षा हम लोगों को विकसित करनी है। इसके लिए तमाम इंस्टीट्यूशंस खोले जाएंगे। देखिए, जैसे कि जज साहब यहाँ पहले भी काफ़ी सांसद रह चुके हैं, जैसे कि अभी स्वयं मौजूदा बसपा से रहे हैं गिरिचंद, जब उनसे पहले यशवंत सिंह जी रहे हैं, उनके भी शेरकोट में कहीं नहीं, शेरकोट को छोड़ दीजिएगा, पूरी लोकसभा में जगह जगह उनके पोस्टर लगे हैं कि ये लोग गायब। क्या उस तरीके से आप भी गायब हो जाएंगे अगर आप सांसद बनते हैं? तो नहीं होता है, इसमें ऊपर वो नहीं है। अच्छा सवाल है, कोई बात नहीं, उसमें दोहराई नहीं है। ये प्रश्न जो गायब होने वाली है तो ये बात उनसे पूछी जानी चाहिए जो गायब होते हैं या नहीं होते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है तो मैं एक कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति रहा हूँ। जी जी हमने अपनी न्यायिक सेवा में भी बहुत शानदार कार्य किया है जी। और अब जनता के बीच में अपनी स्वेच्छा से आया हूँ उन्हीं का काम करने के लिए। नहीं, पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, इसी विनय पर जताया है। क्या आप जो है वहाँ अगर मौजूदा सांसद बनते हैं तो जनता के बीच रहकर आप जनता की सेवा करें? निश्चित रूप से। जैसा आप जो है एक महत्वपूर्ण पद पर थे, न्यायाधीश आप बिजनौर रहे हैं और आपने राजनीति के लिए जो है त्याग पत्र दे करके आप राजनीति में, आखिर क्या वजह रही कि आपको राजनीति में आना पड़ा? जब राजनीति में आपको किस दिन क्या खाना है, किस दिन कहाँ जाना है, कौन सा कपड़ा पहनना है, ये सब सारी चीज़ें तय हो रही हैं, नीतियाँ तय हो रही हैं। किसको शिक्षित बनाया जाएगा, किसको नहीं बनाया जाएगा, कौन सा स्कूल कहाँ पे खोला जाएगा, महिलाओं के लिए कौन सी नीति दी जाएगी, स्कॉलरशिप्स ख़त्म किए जाएंगे, किसको कितनी टैक्स में छूट दी जाएगी, कॉर्पोरेट को कितनी दी जाएगी, गरीब को कितनी दी जाएगी। जब सारी नीतियों का निर्माण पार्लियामेंट में होता है तो मेरा ऐसा मानना है कि हर शिक्षित व्यक्ति को पार्लियामेंट में जाने का प्रयास करना चाहिए और ऐसी नीतियाँ बनाना चाहिए जो भारत के संविधान निर्माताओं ने सोच रखी थी। जज साहब, क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, मैं आपको शेरकोट के बारे में थोड़ा सा अवगत करा दूँ। शेरकोट लगभग 1.5 लाख की आबादी है और यहाँ कभी पुरानी तहसील कहलाई जाती थी और यूपी का सबसे, एक और आपको इतिहास की बात होगा कि सबसे बड़ा थाना शेरकोट हुआ करता था। कोतवाली होती थी। यहाँ रुद्रपुर तक इसकी चौकियाँ लगती थी, इधर मुजफ्फरनगर तक इसकी चौकियाँ लगती थी। कोटद्वार लेंस डाउन भी आज इतना पिछड़ गया कि बहुत ज़्यादा यहाँ 1.5 लाख की आबादी होने के बाद यहाँ एक मामूली सा
स्वास्थ्य केंद्र है मैंने जहाँ बताया डॉक्टर रहने की सुविधा नहीं है। नहीं है, मैंने बताया कि जी, जी। जिले का निर्माण मेरी पहली प्राथमिकता जी है। जी जी वो और सारी मैं थोड़ा एयरपोर्ट के बारे में सारी बताना चाह रहा। एलिजिबिलिटी ये जी रखता जी है जी खिदमत के लिए। हाँ, जैसे कि खेल का मैदान हमारे नहीं यहाँ है। रोडवेज बस स्टैंड नहीं है आज तक, समझे, कोई खेल का मैदान नहीं है, मतलब बहुत सारी ऐसी आज सुविधाओं से भरा हुआ है। जबकि सबसे बड़ी बस्ती होने के बाद लगभग 65,000 के करीब यहाँ वोट भी हैं। इतिहास हो जाते हैं, इस वजह से वहाँ तक पहुँच नहीं पाते लोग। और अच्छी शिक्षा का इंतजाम नहीं है यहाँ। जो है मतलब वो बड़े जो कॉलेज हैं वो प्राइवेट पहनावा पहनने लगे आपके पार्लियामेंट से, सैलरी कितनी दी जा रही है तय हो रहा है, प्राइवेट नौकरियां बढ़ाई जा रही हैं, सरकारी नौकरियां कम की जा रही हैं। जब एक समाज की विचारधारा को हावी किया जाता है, कौन से दिन क्या बनेगा, कौन से दिन कहाँ जाना है, यह सब सरकारें तय कर रही हैं, तो निश्चित रूप से शिक्षित व्यक्ति को पार्लियामेंट में पहुँचना ही चाहिए। हम लोग पार्लियामेंट के ऊपर मैं कहता हूँ लोगों के बीच में, हम लोगों की इस मुल्क में पैदाइश जो हुई है वो भारत के संविधान से हुई है, संसद से हुई है। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संसद में नहीं होते तो हम आप लोगों के बीच में बैठकर यहाँ पर माइक पर बोलने की स्थिति में नहीं रहते। जहाँ नीतियाँ बनती हैं जिससे आम आदमी प्रभावित होता है वह उसको संसद कहते हैं, और संसद में भेजने का काम जमहूरियत करती है, लोकतंत्र में जनता करती है। अभी तक 74 वर्ष बीत चुके भारत के संविधान को, और बहुत हद तक भारत के संविधान